आइए जी, तो क्वेश्चन नंबर 25 पे एक तो स्टार लगा लो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ से करते हैं। नंबर 1, श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट, फुल स्टॉप, कॉम्पनसेशन ऑफ 75 पैसे इन ए रुपी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, ही ओड अस 10,000 रुपीज़। चलो, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। इस पॉइंट का मतलब समझा देता हूँ। इस पॉइंट का मतलब है कि हमें श्याम से 10,000 रुपीज़ लेने हैं, ठीक है। लेकिन श्याम बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब बैंकरप्ट, हाँ, बैंकरप्ट हो गया, यानी कि अब वो पैसे नहीं दे पाएगा। कॉम्पनसेशन ऑफ 75 पैसे इन ए रुपी वॉज रिसीव्ड, लेकिन हमें 75 पैसे इन ए रुपी जो हैं वो रिसीव हो गए। किससे रिसीव हो गए? फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। मतलब उसका कोई रिसीवर, ऑफिशियल रिसीवर होता है। जब कोई आदमी बैंकरप्ट हो जाता है तो कोर्ट उसका एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करके देता है। तो हमें उससे 75 पैसे इन ए रुपी रिसीव्ड हो गए। तो 75 पैसे इन ए रुपी का क्या मतलब होता है बताओ? वेरी गुड, 75%, बहुत बढ़िया। तो हमें 75% रिसीव हो गए। चलो, तो मतलब इन शॉर्ट आपको श्याम से 10,000 रुपीज़ लेने थे और आपको सिर्फ 75% रिसीव हो गए। तो ये हमने वैसे पॉइंट पढ़ा था। बंद कर दो गेट। तो जिसको याद है पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा। और ठीक है, तो वो वाला सही लग रहा है आंसर। उसका दोबारा बोलो दोस्त। बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हें कैसे पता चला ये वाला आंसर? ये तो बहुत खतरनाक आंसर था। बैड डेट अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। कैश अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। टू श्याम, ठीक है। तो तुम्हें कैसे पता चला बताओ हमें भी। मैंने अच्छा पढ़ाया था इसका मतलब। चलो, थैंक यू। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, फिर कैश अकाउंट डेबिट, टू श्याम, बिल्कुल सही बताया। अब बैड डेट अकाउंट में कितने रुपए लिखोगे आप? वेरी गुड, 25%। तो जो आपको नहीं मिलते वो लिखने हैं इसमें। बैड डेट का मतलब होता है जितने रुपए आपको नहीं मिले। तो कितने रुपए? 2500। और कैश अकाउंट में क्या लिखना है आपको? 75%, जितने रुपए आपको मिल गए, यानी कि 7500। तो जितने रुपए हमें मिल जाते हैं वो हम कैश अकाउंट में लिखते हैं, और जितने रुपए हमें नहीं मिलते वो कहाँ लिखते हैं? बैड डेट अकाउंट में। तो ये पॉइंट मैंने आपको जब बैड डेट वाला वो स्पेशल ट्रांजैक्शन सिखाया था तब लिखवाया था, ठीक है। तो याद रखना है, बैड डेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, ठीक है। चलो, नंबर 2 में लिखा है, ये भी सिखाया था। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेट। आपने रमेश के अकाउंट को बैड डेट की तरह पिछले साल राइट ऑफ कर दिया था और उससे आपको अब 5,000 कैश रिसीव हो गया। नहीं, एक ही होगी। बताओ, तुम बताओ तो। तो आधा तो सही बताया आपने। इसको बैड डेट रिकवर्ड बोलते हैं, ठीक है। और कैश अकाउंट डेबिट, हाँ, क्योंकि हमको कैश मिला। तो जब हमको कैश रिसीव होता है, तो जब भी आपके पास कैश आता है तो आप लिखते हो कैश अकाउंट डेबिट। तो आपके पास कैश आ गया। और क्रेडिट किसको करते हैं? हमारी ये रेवेन्यू हो गई, इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको एक ही क्लास में सिखाए थे, अगर आपको याद हो। हेडिंग का नाम था बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड। तो ये दोनों पॉइंट्स उस वाली क्लास में सीखे। चलो, उसके बाद नंबर 3,
नंबर 3 पढ़ते हैं। नंबर 3 में लिखा है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। ये आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज में सिखाया था। रेंट ड्यू, रेंट ड्यू का मतलब होता है आपने अभी तक पे नहीं करा, यानी कि आउटस्टैंडिंग। नहीं, कैश नहीं, रेंट अकाउंट डेबिट, राइट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लो, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज में लिखवाया था। चलो ठीक है, तो बच्चे बेचारे सोच रहे हैं कि सर हमें तो कुछ भी याद नहीं है, तो इसमें आपको याद तो करने पड़ेंगे। देखो खूब सारे पॉइंट्स होते हैं ना। चलो ऐसी 4th है सैलरीज ड्यू। अब ये भी देखो आपके लिए आसान हो गया। अब तो सैलरीज ड्यू का मतलब सेम ही हो गया कि आपने अभी तक पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग है। तो क्या आंसर हो गया? हाँ सही है ना, तो ऐसे याद रखना है। तो इसका आंसर हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट 5th, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स of the list price of 1 lakh. In this connection, Raman paid 10% of the list price as advance by check. चलो तो पहले तो स्टोरी ही समझा दो, पहले तो हिंदी ही समझा दो क्या हुआ। Placed an order with Rakesh for supply of goods of 1 lakh. बस कट। पहले इतनी इंग्लिश कौन समझा सकता है? वेरी गुड। तो राकेश को फ़ोन करते हैं, हेलो राकेश भाई, हमें गुड्स भेज देना 1 लाख रुपए के। ठीक है, तो इसका हिंदी में ये मतलब है कि प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश टू सप्लाई गुड्स ऑफ 1 लाख। पहले इतना समझ आया? तो आपने फ़ोन करके राकेश को बोला कि राकेश 1 लाख रुपए के गुड्स भेज दो। अब आगे पढ़ो। इन दिस रिगार्ड या इन दिस कनेक्शन रमन, रमन बेसिकली हम है, रमन पेड 10% of the list price as advance by check। अब मैंने फ़ोन करा राकेश को कि राकेश 1 लाख रुपए के गुड्स भेज दो। तो राकेश पता है सामने से पलट के क्या बोल रहा है कि मुझे 10% पहले एडवांस चेक भेजो। तो अब देखो मैं एक चेक बुक निकाल रहा हूँ अपने, ये मेरी चेक बुक है, तो इस पर मैं साइन कर रहा हूँ और ये चेक मैं राकेश को दूंगा। अब बताओ कितने रुपए का चेक है? 10,000 का। तो आपको कैसे पता? हाँ 10%, समझ गए? तो मैं ये 10,000 का चेक राकेश को दे रहा हूँ। तो ये इमेजिनरी आदमी मान लो यहाँ पे, ये राकेश खड़ा है, ये लो राकेश 10,000 का चेक। तो अब बताओ जर्नल एंट्री। समझ गए? स्टोरी समझ गए आप? तो बोलो जर्नल एंट्री। राकेश को चेक दिया आपने, एडवांस चेक, एडवांस के लिए 10,000 का। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट? क्यों? पैसा बैंक में आ रहा है या जा रहा है? बताओ, हमारे पास बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं ना। तो अपना तो बैंक कम हो रहा है, हमें तो बैंक को क्या करना है? क्रेडिट। हमारे पास से तो देखो पैसा जा रहा है, ये पैसा गया, तो बैंक को क्या करना है? क्रेडिट। फिर डेबिट किसे करना है? परचेज अकाउंट। तो देखो ये वो गलती है जो आपको नालायकों का सरदार बनाएगी। क्या आपने गुड्स खरीद लिए? क्या ये पैसे मैं गुड्स खरीदने के लिए दे रहा हूँ? बताओ, क्या ये पैसे मैं गुड्स खरीदने के लिए दे रहा हूँ? एडवांस के लिए दे रहा हूँ। एडवांस का मतलब समझते हो? मतलब जल्दी पैसे दे रहा हूँ कि ये लो रखो।
हाँ एडवांस, तो इसको आप ऐसे इंग्लिश लिख सकते हो, एडवांस टू राकेश। तो ये वैसे हमारे लिए एक एसेट क्रिएट हो गया है ना, तो ये हमारा एक एसेट हो गया। तो परचेज नहीं लिखना, फिर तो वही गलती हो गई जो हर कोई कर रहा है। अभी तुम फर्स्ट पे अटकी हुई हो। हाँ पूछो। ठीक है, तो वो तो फिर मैं अलग से बताऊंगा। तुमने इसका मतलब बैड डेट वाली क्लास नहीं करी ना, हाँ तो फिर उसमें मेरी क्या गलती। तो फिर तुम भी फर्स्ट और सेकंड छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जिसने बच्चे ने करी उन्हें तो पता है ना फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट का मतलब तो होता है कि हमारे पैसे इस साल हमको नहीं मिले, लेकिन सेकंड का मतलब होता है कि इस आदमी ने पिछले साल पैसे नहीं दिए थे लेकिन अब दे दिए, तो ये मतलब होता है। हाँ लेकिन 25 तो नहीं दिए, तो हमने भी तो इसीलिए खाली 25% ही बैड डेट में डाला, बाकी 75% जो मिल गए उसको कहाँ लिखा, कैश। चलो ठीक है, तो देख लो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट है, अब सिक्स्थ भी इंपॉर्टेंट है। सिक्स में लिखा है अब सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹3600 टू संजय। आपने संजय को 3600 के गुड्स बेचे। इनवॉइस्ड इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के ऊपर 20% मतलब ज़्यादा। फिर आगे लिखा है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट और 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो तो ये तो बच्चे घबरा गए बेचारे, भोले मासूम, अब क्या करेंगे। चलो तो करो, मैथ्स करो। इनवॉइस मतलब होता है बिल, कि जब हम गुड्स बेचते हैं किसी को तो हम एक बिल बना देते हैं तो उसको इनवॉइस बोल देते हैं। 20% हाँ, अब 20% अबव कॉस्ट, तो यही एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो यही आपसे मैथ्स करवाऊंगा। देखो तो 3600 के गुड्स हैं, है ना, ये इनकी कॉस्ट है। अब आप इसमें 20% और ऐड करो, वो आप करो, मैं क्यों करूँ, मैथ्स तो आपको करनी है। तो 3600 के गुड्स हैं, उसमें 20% और ऐड करो, 720, तो कितना आ गया 4320। यही आ रहा है सबका, ठीक है। और फिर वो आगे और लिख रहा है लेस क्या 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, कितना आएगा 3888। सही है, तो आप पे भरोसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्लियर है सबको। चलो अब गुड्स बेचने की जर्नल एंट्री सुनाओ। लिखा है ना सप्लाइड गुड्स टू संजय, तो संजय को गुड्स बेचने की सुनाओ जर्नल एंट्री। कौन सुनाएगा, संजय को गुड्स बेचने की। जाओ पीछे से देख के आओ, गुड्स सोल्ड टू संजय की सुनाओ एंट्री। तो किसी को भी नहीं याद गुड्स बेचने की एंट्री। वेरी गुड, संजय डेबिट, क्योंकि डेटर का नाम लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट, ये आपका रेवेन्यू हो गया। चलो तो बहुत बढ़िया, तो फुल बेइज्जती करवा रहे हो आप तो अपनी, मज़ा आ गया, ठीक है।
ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, हमने पढ़ा था। बस उससे हमारी वैल्यू निकल गई, वो एक तरह से हमारा प्रॉफिट हो गया, वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो जब भी हम गुड्स बेचते हैं, तो ये भी पॉइंट हमने डिस्कस करा था, जब हम गुड्स बेचते हैं तो हम प्रॉफिट को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, तो बस हम सिंपल गुड्स बेचने की एंट्री करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद नंबर 7, तो नंबर 7 सही बताना जी। नंबर 7 में लिखा है पेड ₹1000 इन कैश, आपने 1000 रुपये कैश दिया टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का कोई बिल था आउटस्टैंडिंग, आपने उसके लिए 1000 रुपये कैश पे कर दिया। वेरी गुड, तो सही, बिल्कुल सही बताया एक बार में, तो लिख लो सही, आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट डेबिट। तो ये आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, और टू कैश अकाउंट, आपने पैसे दे दिए, तो बिल्कुल सही आंसर। तो आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ठीक है, क्लियर। चलो, तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के लिए। ऐसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज, ठीक है। नंबर 1, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी, आपके गुड्स आपको छोड़कर चले गए, जी। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट है ना, ये आपका एक्सपेंस हो गया क्योंकि 500 और गुड्स आपको छोड़कर चले गए, तो टू परचेज अकाउंट। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ ₹1 लाख, पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल। तो आपने मयंक को गुड्स बेचे 1 लाख के, 20% आपको अभी चेक मिल गया और बाकी पैसे बाद में मिलेंगे। क्या, अच्छा, सेल अकाउंट डेबिट बताऊँ अभी। गुड्स सोल्ड टू मयंक की क्या एंट्री होती है? सेल्स क्या है आपके लिए? सेल्स तो रेवेन्यू है ना, तो क्रेडिट करना है आपको 1 लाख। अब कितने परसेंट आपको अभी चेक मिल गया? 25%, तो 25,000 रुपये तो आप बैंक अकाउंट में लिख लोगे, है ना। और बाकी कितने रुपए बाद में मिलेंगे? 75%। नहीं, कैश क्यों, फिर आप वो, इसका मतलब क्रेडिट हो गया ना, इसका मतलब वो आप उधार पर बेच रहे हो। तो ध्यान रखना है, देखो जब भी उधार पर बेचते हैं तो डेटर का नाम लिखते हैं, तो मयंक डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, मयंक डेबिट 75,000 टू सेल्स। चलो, तो इसका मतलब ये भी गलत करा आपने। उसके बाद थर्ड, चलो ये भी सिखाया मैंने, तो रिसीव्ड 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1000। हरि कृष्णा से लेने हैं 1000 और आपने लिए 975 और सेटलमेंट हो गया। वेरी वेरी गुड, शाबाश। कैश अकाउंट डेबिट 975, तो इतने रुपए हमें मिल गए, और 25 रुपये आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट अलाउड, राइट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25 टू हरि कृष्णा, हरि कृष्णा से लेने हैं 1000। बहुत बढ़िया। उसके बाद नंबर 4, ये
एडजस्टमेंट एंट्री में लिखवा रखा है, जाओ पीछे से चेक करो। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री सही। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत बढ़िया। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500। ठीक है, लॉजिक ढूंढ रहे हो उसका? हाँ, मतलब अगर पढ़ा नहीं तो याद ही कर लो। उसके बाद नंबर 5, चलो अब देखते हैं कि कौन बच्चा बताएगा जी। सोल्ड गुड्स टू अनिल, अनिल को गुड्स बेचे कॉस्टिंग 40,000 फॉर कैश, कैश में बेचे एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो 25% पहले प्रॉफिट के जोड़ लेना और फिर लिखा है लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। चलो तो मैथमेटिक्स करो पहले, 40,000 में प्लस करो 25% करो पहले। ठीक है, मैथमेटिक्स आपको करनी है, वो मैं नहीं करूँगा। तो 40,000 गुड्स हैं प्लस 25% प्रॉफिट जोड़ो। तो 25% कभी भी जल्दी निकालना हो तो कैसे कर सकते हो आप? 4 से डिवाइड कर दो तो 10,000 आ गया ना। तो 10,000 जोड़ लो, कितना आ गया? 50,000। ठीक है, अब आगे लिखा है लेस। अब आपको लेस करना है, लेस मतलब माइनस करना है 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब 50,000 आ गया ना, 50,000 का माइनस करो 20%। ठीक है, तो 20% अगर आपको कभी भी फास्ट निकालना हो तो 5 से डिवाइड कर दो। तो 10,000 माइनस करके तो कितना आ गया? 40,000। तो वही आ गया, वो तो इत्तेफाक से वही आ गया, रट मत लेना। तो आपने गुड्स बेचे अनिल को फॉर कैश और फाइनल अमाउंट आ गया 40,000। तो बताओ आंसर। गुड्स सही, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिल्कुल सही। 40,000। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद नंबर 6, पेड कार्ट्रिज ₹100। ये एक एक्सपेंस होता है फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक्सपेंस पे करा आपने, हाँ सही। तो बस आप एक्सपेंस का नाम लिख लो तो आंसर हो गया कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट 100 रुपये टू कैश अकाउंट 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद लास्ट नंबर 7, पेड इनकम टैक्स। ये आपको पॉइंट करवाया था। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों बैंक, क्यों चेक पे करा? बताओ क्या पे करा, कैश पे करा या चेक पे करा? तो कैश लिख लो, चेक भी लिख सकते हो, मतलब चेक मान के बैंक भी लिख सकते हो, लेकिन कैश ही लिख लो ना। लेकिन जब तक चेक बोले ना तो मत लिखो ना चेक। चलो, तो अगर मैं आप कहूँ इनकम टैक्स अकाउंट जो आपने कहा वो गलत है, वो बहुत बड़ा ब्लंडर है, तो आपको दुख तो नहीं होगा? तो पीछे से ढूंढ के आओ, लिखवा रखा है इनकम टैक्स पेड का आंसर ढूंढो। आपको सिखाया था। तो देखते हैं किसको मिलेगा समुंदर में से मोती।
इनकम टैक्स। चलो तो लिख लो, स्टार डाल के बता देता हूँ। देखो, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये दो आइटम बड़े ही स्पेशल आइटम्स होते हैं। इनकी स्पेशलिटी क्या होती है? इनकम टैक्स माना जाता है कि जो मालिक है, प्रोप्राइटर, वो उसका हमेशा एक पर्सनल खर्चा होता है, क्योंकि इनकम कौन कमाता है? मालिक। तो वो अगर उस पर टैक्स देता है तो वो उसका एक पर्सनल एक्सपेंस होता है। और इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, अब लाइफ हमें किसकी इंश्योर करवानी होती है? मालिक की। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी अगर पे करते हैं तो हम मानते हैं ये मालिक का ही पर्सनल एक्सपेंस होता है। तो इनकम टैक्स को और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हमेशा माना जाता है कि ये मालिक का पर्सनल एक्सपेंस है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो अगर मालिक का कुछ भी पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा जा रहा है तो हम क्या बोल देंगे? ड्राइंग्स। तो इसीलिए हम इसमें ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। हम मानते हैं ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है। हाँ, नहीं, बिजनेस अकाउंट से जा रहा है इसीलिए देखो पैसे तो गए, तो कैश तो कम हो गया, लेकिन क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस है? तो आंसर है नो। तो इसीलिए हम इनकम टैक्स को और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हमेशा क्या मानते हैं? पर्सनल, कि ये पर्सनल एक्सपेंस है मालिक का, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख लेना, ये याद रखना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है। चलो ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अब एक विशाल का एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको करनी है जर्नल सुरेश की बुक्स में। और एक बार काउंट कर लो ज़रा कितने आइटम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेट बनाकर कर लें थोड़ा, या नहीं बनाएं? चलो छोड़ो, जब अभी तक नहीं बनाए तो क्या फ़ायदा। चलो तो फिर अब आंसर बताते रहना फटाफट। तो सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल, चलो आप ही बताओ आंसर अब। ठीक है, तो वेरी गुड। तो 1 अप्रैल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलो उसके बाद ऐसा करता हूँ, पहले आपको देता हूँ थोड़े से। तो 2 3 4 5 8 9, चलो 9 तक करो पहले, 5 मिनट का टाइम देता हूँ। 2 3 4 5 8 और 9 अप्रैल तक। तो पहले 9 अप्रैल तक करो, पहले वहाँ तक पूछूंगा आपसे, ठीक है? चलो ठीक है, तो 1 बाय 1 पूछ लेता हूँ, मतलब तो पहले 2 अप्रैल का बताना। ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक 24,000। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या लिखना है? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बहुत सही, क्योंकि गुड्स आपने परचेज कर लिए तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर लो, और आपने चेक पे कर दिया तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ठीक है, उसके बाद 3 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू मुकुंद 6700। ठीक है, तो आपने इसका मतलब क्रेडिट पर सेल करा, तो आपको डेटर का नाम लिखना है मुकुंद एंड कंपनी डेबिट 6700 टू सेल्स अकाउंट 6700। उसके बाद 4th सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, वेरी गुड, इस बार कैश में सेल करी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,900। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद 5 अप्रैल पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश।
हाँ मतलब इसको पूरे लिखते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस ही लिखते हैं। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग। तो 5 अप्रैल सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए? 3000। ओके। उसके बाद 8 अप्रैल पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय चेक। ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 अप्रैल आपने फर्नीचर एंड फिटिंग खरीद के पैसे चेक से दिए 4000। तो फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हमारा एसेट हो गया। नहीं, चेक दिया टू बैंक अकाउंट, तो अब तो चेक पे कर रहे हैं तो फिर आप टू बैंक अकाउंट ही लिखना। और 9 अप्रैल बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश ब्रदर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश ब्रदर्स। ठीक है, गुड्स परचेज करे ना हमने उधार पर, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए? टू रमेश ब्रदर्स, कितना अमाउंट? 10,600। चलो, तो 9 अप्रैल तक कोई दिक्कत परेशानी अजीब सा तो नहीं लग रहा? यहाँ तक सब कुछ कंफर्टेबल? ओके, चलो ठीक है। अब आगे के देता हूँ। तो 9 अप्रैल के बाद अब ये लो जी 11 अप्रैल से 30 अप्रैल मतलब लास्ट तक करो, तो 5 to 6 मिनट्स बाद डिस्कस करते हैं फिर। तो पहले आप ट्राई करो। चलो, तो अब 11 अप्रैल से शुरू करते हैं। रिटर्न्ड गुड्स टू रमेश ब्रदर, पहले आप बताना फिर मैं बताऊंगा अगर गलत होगा तो। अब हमने गुड्स रिटर्न कर दिए रमेश को, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये परचेज रिटर्न हो गई बेसिकली, तो इसका आंसर हो गया रमेश ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए? 1500। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इशूड चेक टू रमेश ब्रदर इन सेटलमेंट 8500, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, श्योर, कॉन्फिडेंट? ओके, तो रमेश ब्रदर्स जो हैं, आइए उनका एक बार हिसाब देखते हैं। तो रमेश ब्रदर्स जो हैं, एक बार उनका अमाउंट कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको रमेश ब्रदर्स को कितने रुपए देने हैं। एक बार ऐसी जस्ट फॉर द नॉलेज निकाल रहा हूँ, तो बताओ कितने देने हैं? 90, 100, श्योर? तो बताओ एक बार, सब बच्चे संतुष्ट हैं? आपको रमेश ब्रदर्स को कितने रुपए देने हैं? 90, 100। पहले आपने 10,600 का सामान खरीदा था और फिर 1500 का वापस भी कर दिया, तो इसका मतलब आपको रमेश ब्रदर्स को कितने रुपए देने हैं? 90, 100। ठीक है। अब ये लाइन दोबारा पढ़ना, अब आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो 12 अप्रैल को लिखा है इशूड चेक टू रमेश ब्रदर्स इन सेटलमेंट। अब आपने पूरा उसको सेटल कर दिया और कितने रुपए का चेक दिया है? 8500 का। तो बताओ, तो अब आपने तो चेक दे दिया रमेश ब्रदर्स को 8500 का, जबकि रमेश ब्रदर्स को आपको कितने रुपए पे करने हैं? 90, 100। तो क्या गलती करी आप सब बच्चों ने, बताओ? डिस्काउंट रिसीव्ड 600 नहीं लिखा, और टीचर इसी फिराक में रहती है कि बच्चा ये गलती करे और मैं नंबर काटूं, है ना? तो ये सबने करी होगी गलती डिस्काउंट रिसीव्ड की, तो लिखिए जी। ठीक है, समझ गए?
बाकी किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैं कोई आंखों का जादू कर रहा हूँ, मतलब जो है वो ही बता रहा हूँ। हाँ, कई बार बच्चा सोचता है कि किस सर पता नहीं अपने मनगढ़ंत कहाँ से कोई फिगर ले आने। एक दो बच्चे 12th क्लास में ऐसा करते हैं कई बार, मैं लिख दूंगा फिर कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, आपने कैसे कर दिया। तो आपको समझ आ गया कहाँ से आया। तो मैं कोई आंखों का जादू नहीं कर रहा हूँ, जो फिगर आ रही है मैं वही लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, तो बट ध्यान रखना है। तो अब आप इससे ये सबक लो कि जब भी सेटलमेंट वर्ड लिखा हो तो अलर्ट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि जब सेटलमेंट करते हैं तो 100% कोई ना कोई या तो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, तो याद रखना है। चलो ठीक है, अच्छा पॉइंट था। फिर 12 अप्रैल को आग लग गई आपके यहाँ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्टिंग 5000। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आग लग गई 12 अप्रैल को, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और गुड्स हमें छोड़कर चले गए, टू परचेज अकाउंट 5000। फिर उसके बाद कुछ क्लेम श्लेम भी मिला इंश्योरेंस कंपनी से, हैं लिखा है इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम 4000। तो इस ठीक है, तो हमें क्लेम मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए क्लेम मिल गया 4000। और 2 लॉस बाय फायर अकाउंट, आग लगने से कितना नुकसान हुआ था 5000। तो 1000 रुपये लिखे या नहीं लिखे, इशिता ने तो नहीं लिखे और बाकी बच्चों ने भी नहीं लिखे। तो आपको बताया था ना, जब इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है तो पूरे पैसे तो नहीं देती वो, तो आपको 1000 रुपये नहीं मिले तो वो नुकसान हो गया, तो कौन सा अकाउंट लिखते हैं P&L अकाउंट। तो ये ध्यान रखना है, ये भी पॉइंट। तो इंश्योरेंस कंपनी से जब क्लेम मिलता है तो पूरे पैसे नहीं मिलते जनरली, तो 5000 रुपये के गुड्स जल गए लेकिन क्लेम कितना मिला आपको, सिर्फ 4000, तो 1000 का आपका नुकसान हो गया है ना, ये नुकसान होता है बेसिकली। तो जो पैसे आपको नहीं मिलते इंश्योरेंस कंपनी से, ये नुकसान हो गया, इसीलिए डेबिट करते हैं। चलो 30 अप्रैल, बोरो फ्रॉम रिधि 10% पर एनम इंटरेस्ट 50,000। आपने रिधि से बोरो करा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो जब आप पैसे बोरो करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब हम ये मानते हैं कि हमारे पास पैसे आ गए बैंक में और लाइबिलिटी का नाम हो गया रिधीज लोन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिधीज लोन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो रिधि का लोन एक तरह से हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि हमने रिधि से लोन लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट 3000। मुकुंद से आपको 3000 रुपये मिल गए, तो ये तो सिंपल है। बताओ, रिसीव्ड 3000 रुपी फ्रॉम मुकुंद, ऑन अकाउंट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तो क्या लिखा आपने आंसर, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब टू मुकुंद, मुकुंद एंड कंपनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, आपने घर का फर्नीचर बेचा और पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस, और बिजनेस में पैसे ले आए। अच्छा, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर अपने घर का फर्नीचर बेच रहा है
और वो बेच के पैसा कहाँ ला रहा है? बिजनेस में। तो बस ये तो आपको सिंपल सिखाया था। तो प्रोप्राइटर अपने घर का पैसा जब बिजनेस में लाएगा तो बिजनेस क्या एंट्री करता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वो फर्नीचर थोड़ी ना लाया, क्या लाया घर से? बिजनेस में तो वो पैसा लाया ना, तो बिजनेस तो कहेगा कैपिटल। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट पॉइंट में भी करा था, पिछली क्लास में भी। तो जब भी प्रोप्राइटर अपने घर से कुछ लाएगा तो मतलब बिजनेस ये कहता है तुम कैपिटल लाए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रुपी टू अनीता फॉर कैश एट प्रॉफिट ऑफ 20%। पहले 20% जोड़ो, फिर लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, फिर 20% माइनस भी करो, तो 4800 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गुड्स बेचे ऑन कैश की एंट्री सुनाओ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सही, तो गुड्स बेचने की एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट सही निकाला आपने 4800। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद लास्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील। इस बार सुनील को आपने गुड्स बेचे 20,000 के एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। तो 20% ऑन सेल वैल्यू पर बेचे। तो ये मैं सिखाऊंगा, इसमें एक पॉइंट है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्ट्रिज 150 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। चलो, तो ये पॉइंट मैं सिखाऊंगा, आप इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, तो मुझे पक्का पता है अगर आपने करा भी होगा तो शायद गलत ही करा होगा। चलो, तो ये मैं सिखा देता हूँ। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर कह सकते हो। तो हमने सुनील को गुड्स बेचे हैं, राइट? ये मान लेते हैं सुनील है। अब कितने रुपए के गुड्स हैं? 20,000 है ना, 20,000। और जब हम गुड्स बेचते हैं तो हम गुड्स में प्रॉफिट भी जोड़ते हैं, और गुड्स में प्रॉफिट जोड़कर जो वैल्यू आती है हम उसको क्या बोलते हैं? सेल, या उसको क्या बोलते हैं हम? सेल प्राइस। तो कितना प्रॉफिट जोड़ा हमने? देख लेते हैं एक बार। तो उसने बोला एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, तो उसने 20% प्रॉफिट जोड़ा ऑन सेल। तो बताओ 20% प्रॉफिट कितना आया ऑन सेल? 4,000। बताओ अथर कितना आ रहा है? 4,000 यही आ रहा है? ठीक है, बताओ कितना आ रहा है? 4,000। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये फिगर गलत है तो आपको दुख तो नहीं होगा? मतलब आपको खेद तो नहीं पहुँचेगा कि अरे ये क्या हो गया, हमारे पैरों तले ज़मीन क्यों खिसका रहे हैं सर? चलो, तो ये तो गलत है, और इसीलिए पॉइंट मैंने कहा था मैं सिखाऊंगा, और मुझे पता था आप गलत करोगे। तो ये फिगर मैं कह रहा हूँ गलत है। अब दिमाग लगाओ। नहीं, ट्रेड डिस्काउंट तक तो पहुँचे नहीं, ट्रेड डिस्काउंट तो इसके बाद ही कटेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपकी वो फिगर ही गलत है, 4,000 वो फिगर नहीं है। हाँ, तो अरे आपका 4 ही गलत है, तो 24 भी तो गलत ही हो गया। ये लो, वो भी लिख के काट देता हूँ दीदी, डाइजेस्ट नहीं हो उन बच्चों को। देखो ये दुख होता है, मुझे पता था, तो मैंने इसलिए पहले ही माफ़ी मांग ली। तो देखो, हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ का सही से लगा।
हाँ, इस बार उसकी लैंग्वेज की वजह से फिगर गलत हो रही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, आप देखो आप क्या गलती कर रहे हो, सुनना ध्यान से। आप 20% कैलकुलेट कर रहे हो कॉस्ट का, आप 20% किसका कैलकुलेट कर रहे हो, कॉस्ट का। उसकी लैंग्वेज थी, जानबूझ के बहुत चालू क्वेश्चन होता है ये वाला, हमें 20% किसका कैलकुलेट करना है, सेल का। आपको 20% इसका कैलकुलेट करना है, इसका। समझ गए उसकी क्वेश्चन की चाल? तब करो फिर, चाल समझ आ जाएगा। अब बच्चा कह रहा मैं कैसे निकालूं सर, हमें क्या पता। तो सेल को फिर एक्स मान लो, और क्या है, पुराने पेतरे। सेल को क्या मान लो, एक्स मान लो। तो अब फिर 20% कितना बन गया एक्स का, x/5। या मैं ऐसे लिख दूं, मतलब 20/100 इंटू एक्स, 0.2x लिख दूं। आपको डर तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा ना, मतलब बता देना, देखो भाई मैथ्स करने का सबका स्टाइल अलग होता है। तो अब एक इक्वेशन बन गई, 20,000 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल एक्स, ऐसे लिख लो। ठीक है, अजीब तो नहीं लग रहा? उसको RHS में ले जाता हूँ, 0.8x ऐसे लिख लो। अजीब तो नहीं लग रहा? फिर x सॉल्व करो, कितना आएगा, 25,000। तो इसका मतलब आपकी सेल वैल्यू आ गई 25,000। अजीब तो नहीं लग रहा? क्या मैथ समझ नहीं आई? कहाँ से समझ नहीं आया? मतलब सेल को x मान लिया, वो गलती, वो समझ आ गई। तो प्रॉफिट कितना होगा पहले आप बताओ, वहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। तो अब कॉस्ट 20,000 है, प्लस प्रॉफिट 0.2x है, दोनों को जोड़ के किसके बराबर आ रहा है, इज इक्वल टू x। ये समझ आया? ठीक है। अगले स्टेप में 0.2x को RHS में ले गया, राइट हैंड साइड में। तो x माइनस 0.2x कितना हो गया, 0.8x। अजीब तो नहीं लग रहा? मतलब नॉन मैथ्स वालों को अजीब तो नहीं लग रहा? x में से माइनस 0.2x करोगे तो क्या आएगा, 0.8x। तो ये सही है, मतलब ये वाला स्टेप से आप संतुष्ट हो? ठीक है। फिर x सॉल्व करने के लिए 0.8 नीचे चला जाएगा। इतनी गणित आती है या आप अभी चौथी के बच्चे हो? फिर सॉल्व करने के लिए ऊपर 0 लगा दूंगा, नीचे से डेसिमल हटा दूंगा, फिर काट के 25,000 ही आ रहा है। गलत तो नहीं करा मैंने? सही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो अब इसको क्रॉस चेक करते हैं। आ जाओ, इसको क्रॉस चेक इस बॉक्स में करते हैं। तो सेल वैल्यू को 25,000 लिख लेता हूँ, चलो, है ना, x को 25,000 लिख लेता हूँ। आप इसका 20% निकालो, चलो इसका 20% निकालो। श्योर? तो इसका 20% कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है ना। तो अब देखो मैथमेटिक्स मैच हो रही है। कॉस्ट कितनी है, 20,000, प्लस प्रॉफिट कितना कह रहे हो आप, 5,000, तो मैच हो रहा है। तो इसका मतलब सेल वैल्यू क्या है, 25,000। तो समझ गए क्वेश्चन की चाल? तो ये मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सारे बच्चे गलत करते हैं ये, अपने स्कूल में अपने दोस्तों से जाके करवाना ये पॉइंट, वो गलत ही करेगा अनलेस एंड अनटिल उसने पढ़ रखा हो। तो क्वेश्चन की चाल समझ गए आप? तो उसने प्रॉफिट बोला था 20% ऑन सेल, तो इसीलिए मुझे पता था आप पहले 4,000 निकालोगे वो गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने ट्विस्ट कर दी थी लैंग्वेज। तो सेल प्राइस आपका 25,000 आएगा। तो पहले तो यहाँ तक पहुँचना है। चलो, तो यहाँ तक तो मैंने पहुँचा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब कितने परसेंट बोला है, 20%। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालो इसका।
5,000, ठीक है, तो वो माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब कितना आ गया सेल वैल्यू फाइनल 20,000। तो हम सुनील को अब गुड्स बेचेंगे, ये रहा सुनील। तो जब हम सुनील को गुड्स बेचेंगे तो कितने रुपए के बेचेंगे 20,000 के। तो पहले यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ फिर क्या, हाँ अब वो वाली कहानी लाता हूँ। अब ये गुड्स जो हैं ये आपने कैसे भेजे, ट्रक में रखकर। तो जब वो ट्रक में रख के गुड्स भेजोगे तो ट्रक वाला आपसे कहेगा लाओ पैसे दो, तो आपने कितने रुपए पे करे 150। लेकिन अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 150 आप खुद अपनी जेब से भरोगे या बाद में सुनील से मांगोगे? हैं? उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि ये पैसे भी आप किससे चार्ज कर रहे हो, कस्टमर से, समझ? हाँ तो हम 20,000 150 लेंगे, बिल्कुल सही, शाबाश। तो अब लिख लो फाइनल आंसर, वेरी गुड। तो चलो कोशिश करो खुद फाइनल आंसर बनाने की। गुड्स बेच भी दिए सुनील को और हम उससे 150 रुपये कार्टेज जो पे करा वो भी लेंगे। तो क्या आंसर आपके हिसाब से बन सकता है? कैश अकाउंट डेबिट क्यों? सेल की एंट्री बताओ, गुड्स बेचे हैं ना आपने, तो देखो सोल्ड गुड्स टू सुनील, तो गुड्स बेचने की एंट्री बताओ। हाँ, सुनील डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहले तो इतना लिख लेते हैं। और सेल्स कितने रुपए की 20,000 की। लेकिन सुनील से कितने रुपए मांग रहे हो आप? 20,150, क्योंकि आप सुनील से 20,000 तो मांग रहे हो, साथ ही साथ 150 भी मांगोगे कार्टेज के। तो सुनील को तो डेबिट कर दो 20,150 टू सेल्स अकाउंट 20,000, और आपने कितने रुपए पे करे 150। तो आपकी जेब से कितना कैश चला गया 150, क्योंकि जब आप पे करोगे तो आपका कैश तो कम हो जाएगा 150, तो इसीलिए टू कैश अकाउंट 150। तो तभी तो देखो एंट्री टैली कर गई, ठीक है। चलो तो ये देख लेना, रिवाइज कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वैसे इस क्वेश्चन में। चलो तो अपना काम ख़त्म, मतलब चैप्टर भी फिनिश, एक तरह से क्वेश्चन भी फिनिश और आज का काम भी फिनिश।